हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज क्लास 8th का जो हमारा पहला चैप्टर आप तो पढ़ चुके हैं कि जो कि लाइट था। अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे जो कि लेसन नंबर 11 है, फोर्स एंड प्रेशर। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, आप इसके वीडियो में पूरा समझेंगे। पूरे चैप्टर के बारे में एनालिसिस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किन किन बातों पर निर्भर करता है। जैसे एक पेन की जो हमारा ये है, इससे अगर हम लोग धंसाएंगे तो ज़्यादा चोट लगेगी, इससे करेंगे तो कम लगेगी, ऐसा क्यों होता है। ये सारे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है। हाँ होगा कि अगर कोई कभी बस से आपने सफ़र किया हो कभी, या आप देखते बस ख़राब हो गई हो, या कभी कार से, या कभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे आप ट्रेवल कर रहे होते हैं और वो ख़राब हो जाती है, तो कभी आप धक्का लगाने की बात हुई होगी, यार थोड़ा पुश करो, सब लोग मिल करके धक्का लगाओ ताकि वो कार स्टार्ट हो जाए, आगे चली जाए और स्टार्ट हो जाए। तो ये सारी चीज़ जो के बारे में हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है कि फोर्स क्या है और प्रेशर क्या है। तो आइए हम लोग चैप्टर 11 फोर्स और प्रेशर को पढ़ते हैं। पेज नंबर 127, सभी लोग पेज नंबर 127 को ओपन कीजिए और इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर है फोर्स, इसको आप समझ लीजिए, चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। ओके, तो यहाँ चीज़ हम आपको समझाते हैं। बताइए, जैसे बैट्समैन है, बैट्समैन जो क्रिकेट खेलता है वो क्रिकेट से बैट को क्या करता है, फोर्स लगाता है और डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है ना। तो या तो पुश करता है या तो क्या करता है, पुल करता है। आप ड्रावर को खींचते हैं, जब आप जैसे ड्रावर होता है, ड्रावर को खींचते हैं तो आप क्या देखते हैं, आप पुल कर रहे हैं। और उसको बंद करते हैं तो आप क्या कर रहे होते हैं, पुश कर रहे होते हैं। तो पुश और पुल ही फोर्स है। कहते हैं जब क्रिकेट जो है बॉलर उधर से बॉल फेंकता है, कहते हैं बैट्समैन ने पुल कर दिया है, बैट्समैन ने थोड़ा सा पुश कर दिया है, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन, ये सारी चीज़ें जो आपने क्रिकेट देखते ही होंगे, तो वहाँ पर पुश और पुल ही चीज़ होती है जो कि क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, तो यहाँ विशेष जो फोर्स होता है बेटा, आप लोगों ने देखा पुश या पुल होता है। इस एक्टिविटी 11.1 के माध्यम से आप बताइए, पहले आप बताइए फिर हम आपको डिस्कस करते हैं। देखिए, मूविंग अ बुक प्लेस ऑन द टेबल। मान लीजिए एक बुक जो है रखी हुई है, सपोज करिए कि ये बुक रखी हुई है, इसको ये जो टेबल पर रखी, इसको आप पुश कर रहे हैं, तो पुश कर रहे हैं तो मतलब यहाँ से इसको धक्का लगा रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे इसको रखा हुआ है, इसको आप पुश कर रहे हैं तो ये आगे जा रही होती है। तो मूविंग अप बुक प्लेस ऑन द टेबल, जो मूव कर रही होती, क्या अब मूव तभी करेगी जब केवल आप जो है पुश करेंगे, नहीं, पुश भी कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। तो मूविंग अ बुक प्लेस ऑन द टेबल, तो पुश कर सकते हैं, बिल्कुल पुश करने पर भी मूव करेगी ना, आगे की तरफ या पीछे की तरफ आएगी। या आगे पुश करेंगे तो आगे की तरफ जाएगी, पुल करेंगे तो क्या होगा, पीछे की तरफ जाएगी। लेकिन दोनों के ओपनिंग ऑन द शटिंग अ डोर, एक डोर है, ओपनिंग अगर उसको खोलेंगे, ओपनिंग या शटिंग, ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, पुल करेंगे। ज़्यादातर ओपन करते हैं तो पुल करते हैं। जो डोर है, डोर के बाहर अगर मतलब हम बाहर से हैं तो फिर आप क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ओपन करेंगे कि क्या होता है, कभी कभी क्या धक्का लगाने में कोई दरवाज़ा खुलता है, कोई चीज़ दरवाज़ा जो है आगे खींचने खुलता है, लेकिन मोस्टली जो है ओपन करेंगे अगर आप तो पुश करेंगे, कहते हैं धकेलिए, ओपन करने के लिए इसको धकेलिए, तो वहाँ पुश करेंगे। अब पुल करने मतलब खींचिए, शटिंग द डोर, तो यहाँ पुल भी कर सकते हैं। तो दोनों के लिए है द ड्राइंग अ बकेट फ्रॉम अ वेल। अब देखिए, एक जो है जब बकेट जो है बाल्टी है, जो किसी वेल में, कुएं में बाल्टी डाली गई है, तो उसको ऊपर खींचोगे तो क्या करोगे, पुल करोगे। रस्सी को क्या करेंगे बेटा, पुल करेंगे। तो क्या पुश करोगे, नहीं, पुल करेंगे। क्या करेंगे, पुल करेंगे। फुटबॉल प्लेयर टेकिंग अ पेनाल्टी किक, पेनाल्टी किक अगर मारेगा तो वो पुश करता है, पुल नहीं करता, पुश करता है। तो पुश करने पे आप लगाइएगा, पुल नहीं करता। अ क्रिकेट बॉल हिट बाय अ बैट्समैन, जब क्रिकेट बैट उसको मारेगा, क्रिकेट बैट से हिट्स बाय द बैट्समैन, बैट्समैन जब उसको हिट करेगा तो पुश करेगा, बहुत तेज उसको क्या करेगा, पुश करेगा। और यहाँ पर है मूविंग अ लोडेड कार्ट, लोडेड कार्ट अगर आगे की तरफ जा रही होती है, मूव कर रही होती है, तो ये जाहिर सी बात है ये क्या करेगी, पुश करेगी, यानी पुश करेगी और ये पुल नहीं करेगी। ओपनिंग अ ड्रावर, ड्रावर को खींच रहे हैं तो बेटा तो पुश नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, पुल करेंगे। तो देखिए, कुछ ना कुछ तो हम करते ही हैं, या दोनों करते हैं, पुश करते हैं या पुल करते हैं, या पुश करते हैं या पुल अकेले अकेले करते हैं, लेकिन एक काम तो आपको करना ही पड़ेगा। पुश और पुल इज नोन एज फोर्स।
सभी लोग खूब अच्छे से समझिएगा कि पुश और पुल ही क्या है, फोर्स है। ठीक है, पुश और पुल ही क्या है, फोर्स है। अब आपसे हम पूछे छोटी सी बात, आपने देखा कि इतने ढेर सारे एग्जांपल्स के माध्यम से केवल समझाने का एक ही मतलब होता है कि पुश और पुल क्या होता है, फोर्स। इस बुक को अगर हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या कर, देखिए इसके शेप को क्या कर दिया, एकदम चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया। देखिए इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया ना। और फोर्स और भी लगा देंगे, खींच देंगे तो इसका शेप फिर से चेंज हो गया। तो शेप को चेंज कर सकता है, इसको अपने मोड़ा साइज को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। इसकी डायरेक्शन हम लोग इस तरह से इसकी डायरेक्शन को भी मोड़ सकता है, चेंज कर सकता है। शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। और कोई बॉडी अगर तेज जा रही होती है तो उसको स्लो कर सकता है, और कोई बॉडी अगर स्लो जा रही है तो उसको फास्ट कर सकता है। यानी किसी भी चलती हुई बॉडी को रोक सकता है, किसी चलती हुई बॉडी को स्लो कर सकता है, किसी रुकी हुई बॉडी को चला सकता है, और शेप को चेंज कर सकता है, साइज को चेंज कर सकता है। ये फोर्स क्या कर सकता है बेटा, कर सकता है। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है उसके लिए हम लोग देखते हैं, इट कैन चेंज, इट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। दूसरा काम क्या कर सकता है, इट कैन चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तीसरी बात ये क्या कर सकता है, साइज का मतलब क्या होगा, कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को ऐसे फोर्स लगा दीजिए, स्प्रिंग छोटी हो जाएगी, उसकी साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो फोर्स क्या किया, साइज को भी चेंज किया। शेप है, कोई रबर की बॉल है, उसको दबाएंगे तो उसका शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तीसरा है इट कैन चेंज, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। देखिए होता क्या है, कोई बॉल है, जो बॉलर जो है उधर से बॉल फेंकता है, बैट्समैन इधर से उसकी डायरेक्शन को मोड़ देता है, कभी कवर की तरफ, कभी स्लिप की तरफ, कभी बाउंड्री लाइन के पार, कभी इस साइड, कभी उस साइड। डायरेक्शन को क्या कर देता है बेटा, बॉलर की डायरेक्शन तो दूसरी साइड से आती है, लेकिन क्रिकेट जो बैट्समैन होता है उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, अलग अलग जगह चेंज कर सकता है। इससे ये कहते हैं कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके। और चौथी बात है इट कैन स्टॉप, स्टॉप कर सकता है या स्लो कर सकता है, दोनों एक ही बात में हम लोग बता सकते हैं। द मूविंग बॉडी, द मूविंग बॉडी। कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो उसको क्या कर सकता है, ये स्लो कर सकता है। भाई जाहिर सी बात है, कोई बॉडी, कोई देखिए उधर से लड़का, कोई बहुत आप लोग तो देखिए बच्चे हैं, ध्यान समझिएगा, जब उधर से कोई लड़का आ रहा होता दौड़ता, आप तो इसको पकड़ लेते हैं ऐसे, चलो हमने पकड़ लिया, तो उसको स्लो कर देते हैं कि नहीं। आपने कभी कबड्डी कबड्डी खेला है, देखिए कबड्डी कबड्डी जब आप खेलते हैं तो वहाँ क्या होता है, कबड्डी कबड्डी करते मोशन हुआ आता, भागना चाहता तो उसको पकड़ के दबा देते हैं, भाग ही ना पाए। वहीं कहते हैं ना कि वो वहीं पर क्या हो गया, वो डेड हो गया, उसको अलग कर दिया जाता है, जाओ जाओ तुम्हारा काम खत्म है। तो क्या करते हो आप, उसकी स्पीड को स्लो कर देते हैं या उसको रोक देते हैं, उसकी स्पीड को कम कर सकते हैं। और पांचवा बात होता है इट कैन चेंज, इट कैन स्टॉप था, और इट कैन मूव, इट कैन मूव द बॉडी विच इज एन रेस्ट, विच इज एट रेस्ट। रेस्ट मतलब क्या होता है बेटा, जो रुकी हुई होती है, जो रुकी हुई बॉडी होती है उसको क्या कर सकता है, ये चला सकता है, मोशन में ला सकता है। तो इसको आप खूब अच्छे से ध्यान दीजिए, इट कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट कैन स्टॉप द स्लो, स्टॉप या स्लो कर सकती है द बॉडी, द मूविंग बॉडी, इट कैन मूव द बॉडी विच इज एट रेस्ट, जो रेस्ट पर है उस बॉडी को चला सकता है, और जो है मोशन में है उस बॉडी को रोक सकता है। बेटा फोर्स के बारे में आई होप सभी समझ गए होंगे कि आखिर फोर्स क्या है, और एक्टिविटी 1 भी आप समझ गए होंगे कहाँ पुश होता है, कहाँ पर पुल होता है। बेटा हम इस वीडियो के छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको जो है पूरा इस चैप्टर को एक्सप्लेन तो कर ही रहे हैं सारी एक्टिविटीज़। पहली एक्टिविटी को आपको अच्छे से समझने के लिए आप समझ गए होंगे कि पहली एक्टिविटी आखिर क्या है। इस एक्टिविटी के माध्यम से हमारा केवल एक मात्र का मतलब समझाने का मतलब फोर्स क्या है, पुश है या पुल है या दोनों है, लेकिन है आखिर पुश और पुल ही है, जो क्या है, फोर्स है।
आई होप सभी पहली एक्टिविटी को समझ गए होंगे। तो फोर्सेस आर ड्यू टू इंटरेक्शन। इंटरेक्शन का मतलब होता है पकड़। पकड़ का मतलब जब एक बॉडी दूसरे बॉडी को इंटरेक्ट करती है, पकड़ती है, तभी जाकर के फोर्स लगता है। जैसे होता क्या है, अगर कार है, कार खड़ी हुई है, आप भी खड़े हुए हैं, तो क्या आप कार को फोर्स लगा रहे हैं? क्या नहीं लगा रहे हैं। जब आप कार को धक्का देंगे तभी तो कार आगे जाएगी। तो इसको अच्छे से समझिएगा, जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे वो आगे नहीं जाने वाली है। ध्यान से समझिएगा। ये इंसान इसके अंदर गाड़ी में है, जो बैठा हुआ है, इसकी गाड़ी खराब हो गई है। ये इंसान क्या है, खड़ा हुआ है, तो क्या ये इंसान जो खड़ा है इस पर फोर्स लगा रहा है? तो जाहिर सी बात है नहीं लगा रहा है, क्योंकि इंटरेक्ट नहीं कर रहा। अगर ये इस पर टच करता तभी इंटरेक्शन होता, क्योंकि इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, इसलिए जो है ये जो मैन है इस पर कोई फोर्स नहीं लगा रहा। दूसरे केस में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी इंटरेक्शन, इसका हाथ और गाड़ी का टच हो रहा है ना, इंटरेक्शन हो रहा है, तभी जाकर के फोर्स इस पर काम कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ देखिए दो जो लड़कियां हैं, जो कि हु इज पुशिंग हूम, कौन किसको ठेल रहा है। देखिए जाहिर सी बात है, ये थोड़ी सी कमज़ोर लग रही है, ये थोड़ा सा हैवी लग रही है, तो ये इसको ठेल रही होगी। लेकिन है क्या, दोनों के हाथ के बीच क्या लग रहा है बेटा, इंटरेक्शन लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर दो लड़कियां जो है एकदम जो है पुलिंग हम क्यों उनको खींच रहा, खींच घुमरी घुमरी खेल रही हैं। देखो घुमरी घुमरी खेल रही हैं, नाच रही हैं, क्योंकि उनके पास टाइम बहुत है ना, तो ये सब कर रही होती हैं। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है, एक गाय है, गाय जो है इंसान है, इंसान गाय को खींच रहा है, गाय इंसान को खींच रही है, कौन किसको पुल कर रहा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आप लोगों ने देखा जब इंटरेक्शन होता है, यहाँ भी फोर्स लगेगा, यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी फोर्स लगेगा, यहाँ भी, चारों जगह क्या हो रहा है, इसके हाथ की जो हाथ है और रस्सी के बीच इंटरेक्शन लग रहा है, यहाँ हाथ और गाड़ी के बीच इंटरेक्शन लग रहा है, यहाँ हाथ हाथ के बीच इंटरेक्शन लग रहा है, यहाँ पर कोई इंटरेक्शन नहीं, तो यहाँ पर कोई फोर्स नहीं है। ठीक है। कि यहाँ चूज अ हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ टेबल और बॉक्स विच कैन मूव ओनली बाय पुशिंग हार्ड, ट्राई टू पुश इट ऑल बाय योरसेल्फ, कैन यू मूव इट नाउ आस्क। देखिए अकेले अगर इस बड़े से हैवी बॉक्स को आप ढकेलना है तो क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, नाउ आस्क योर फ्रेंड टू हेल्प यू। अब तुम्हारे फ्रेंड आकर के तुम्हारी हेल्प करना चाह रहा है। अब देखिए ए में क्या हो रहा है, बी में क्या हो रहा है। तो ये ए में देखिए, नाउ पुश द सेम ऑब्जेक्ट बट आस्क योर फ्रेंड पुश इट फ्रॉम अपोजिट साइड। अब कहीं इधर से यार तुम ठेलो, इधर से हम ठेलते हैं, तो क्या बॉडी जाएगी आगे, नहीं जा पाएगी। और दूसरे केस में आप ये पहले वाले जो केस ए वाले में है, दोनों लोग सेम डायरेक्शन में पुश करिए, तो किस हिसाब किस में ज़्यादा जाएगी। तो आप जाहिर सी बात है, जो पहला केस होता है इसमें बॉक्स जो है ज़्यादा आगे जाएगी। जबकि अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगाओगे भैया, तो फोर्स क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है या घट जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है। इसे कोई भी हैवी बॉक्स है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हैवी बॉक्स है, और इस बॉक्स को, ये दोनों जगह वही सेम बॉक्स है, हैवी बॉक्स है। तो इस बॉक्स को क्या है, आप अकेले तो उसको पुश नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी फ्रेंड को बुला रहे हैं। तो जब फ्रेंड को आप बुलाएंगे, मान लीजिए ये आपका फ्रेंड है, ओके, और ये आप हैं, ध्यान दीजिएगा, ये आप हैं, और दोनों जो है इस पर क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। दोनों अब मिल करके एक ही डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। इसको बॉडी को ए मान लीजिए, कोई भी हम नाम नहीं ले रहे हैं, फिर भी ए का मतलब आप समझ लीजिए। सपोज करिए कि ये जो अभिनव है वो 10 न्यूटन का बराबर फोर्स लगा रहा है, और जो यश है वो आपका 15, थोड़ा सा मजबूत ज़्यादा है, 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो बेटा बताइए, तो ये दोनों फोर्स जब एक ही डायरेक्शन में लगेगा, जब डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में दोनों फोर्स लगा रहे हैं, ए और एस, ए और वाई, मतलब अभिनव और एस दोनों सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, तो बॉडी आगे जाने की संभावना बढ़ जाएगी, यानी फोर्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो नेट फोर्स जो लगेगा, ध्यान दीजिएगा, नेट फोर्स जो लगेगा वो क्या लग जाएगा, 10 न्यूटन और प्लस क्या हो जाएगा, 15 न्यूटन। तो मतलब 15 और 10 मिलकर के कितना न्यूटन हो जाएगा, 25 न्यूटन। ये एन की बात क्या होता है बेटा, फोर्स की यूनिट होती है। जैसे होता है लेंथ का मीटर होता है, मास का किलोग्राम होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है, उसी तरह से फोर्स की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन होती है। तो 25 न्यूटन के बराबर फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में लगेगा, तो बॉक्स जो हैवी बॉक्स है उसके आगे जाने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा तो ये क्या है, ठेल लेंगे, मतलब इसको आगे कर लेंगे, और नहीं और 3 लोग ले आएंगे, 3 लोग को ले आएंगे तो और भी फोर्स आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं बेटा, फोर्स को आगे बढ़ाना है तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अब देखिए यही चीज़ दूसरे केस में करना चाह रहे हैं कि बॉक्स को आगे भी ले जाना है, और दोनों लोग जो है फोर्स को लगा रहे हैं इस पर। एक इधर से लगा रहा है बेटा, अब मान लीजिए यही सेम है, ये मान लीजिए अभिनव है, और इधर से
जो फोर्स लगा रहा है वहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा कि यहाँ से जो फोर्स लगा रहा है ये एस कश्यप लगा रहा है। तो ये दोनों फोर्स लगा रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। ये जो अभिनव है वो कितने न्यूटन का लगा रहा था, 10 न्यूटन का लगा रहा था, और ये जो है 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है बेटा यस कश्यप। तो हो क्या रहा है, अभिनव और यस कश्यप जो फोर्स लगा रहे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। एक का डायरेक्शन इस साइड है, एक का डायरेक्शन इस साइड है। तो फोर्स क्या होगा आप बताइए, बॉक्स बहुत ही कम दूरी जाएगी ना। पहली बात तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका जो फोर्स लगेगा वो 15 न्यूटन माइनस क्या हो जाएगा 10 न्यूटन। तो केवल फोर्स अप्लाई किधर करेगा, 5 न्यूटन। अब इसमें थोड़ा सा ये आपको बताने की ज़रूरत है कि 5 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है वो किधर जाने की संभावना है, ये बॉक्स को कौन ठेल पाएगा। तो बेटा जाहिर सी बात है, ये जो यस के फोर्स कितना लगा रहा है, ज़्यादा लगा रहा है, अभिनव से ज़्यादा लगा रहा है। तो हो क्या जाएगा, ये बॉक्स जो है ये अभिनव की तरफ चला जाएगा, क्योंकि फोर्स कौन ज़्यादा लगा रहा है, पुश कर रहा है, ये यस कर रहा है, तो अभिनव की तरफ जाएगा। बॉक्स जो है अभिनव की तरफ थोड़ा सा फोर्स लगेगा, थोड़ा सा बॉक्स जाने की संभावना है। लेकिन जो है सबसे अच्छा ये है, अगर बॉक्स को पुश करना है तो सेम डायरेक्शन में फोर्स को लगाइए। जब सेम डायरेक्शन में फोर्स को लगाएंगे तो फोर्स जुड़ जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स को लगाएंगे तो आप फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं कि फोर्स जो है सेम डायरेक्शन में अगर लगेगा तो प्लस हो जाएगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से यही चीज़ आपको बताना था, और इसी तरह से आपको बताना है। नेट फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो इफ टू फोर्स आर इक्वल इन अपोजिट डायरेक्शन। देखिए वो जो पहली बेस्ड क्वेश्चन है कि क्या कभी फोर्स जीरो हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लीजिए क्या हो रहा है, अगर यही सेम हैवी बॉक्स है, ध्यान दीजिएगा, क्या फोर्स कभी जीरो हो सकता है। तो इसको अगर हम लोग बात समझते हैं, अगर ये हैवी बॉक्स है, ये आपका एक हैवी बॉक्स है, हैवी बॉक्स है, इधर से जो है अभी आपने लिया ही था, तो अभी आप दो दूसरे बच्चों को ले लेते हैं, एक हर्षित को ले लेते हैं, और यहाँ से जो है एक जो है शिवम को ले लेते हैं। तो हो क्या जा रहा है, हर्षित और शिवम जो है ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, ये भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो सेम फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या है, अपोजिट है। तो दोनों घट जाएगा बेटा, 10 माइनस 10 न्यूटन, यानी कुल मिला के क्या हो जाएगा, 0 न्यूटन। मतलब कोई भी फोर्स काम नहीं करेगा, यानी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो आप समझ गए होंगे एक्टिविटी जो 11.2 है कि फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगेगा तो प्लस हो जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो माइनस हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे कि एक्टिविटी 11.2 आपके पेज नंबर 130 पर क्या था, फोर्स को हम लोगों ने कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे क्या होता है, इसको आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोगों ने एक्टिविटी 11.1 और 11.2 देख लिया होगा। अब हम लोग इसमें देखेंगे एक्टिविटी 11.2 पेज नंबर 131 कि फोर्स जो है कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर सकता है। इसका क्या मतलब है, अगर कोई बॉडी तेज है, स्पीड उसकी ज़्यादा है, तो स्लो कर सकता है या रोक सकता है, और अगर कोई बॉडी रुकी है उसको क्या कर सकता है, मोशन में ला सकता है। ठीक है, तो सभी लोग आइए इस एक्टिविटी को, एक्टिविटी 11.3 को समझते हैं 1 मिनट में स्टडी करने के बाद। तो आइए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि टेक अ रबर बॉल आप ले लीजिए, प्लेस एट लेवल सरफेस ऑफ द टेबल टॉप। कंक्रीट फ्लोर पर यह रख सकते हैं या टेबल टॉप पर रख सकते हैं। नाउ जेंटली पुश द बॉल अलोंग द लेवल सरफेस। उसको मतलब पुश करिए। डज द बॉल बिगिन टू मूव, क्या मूव हो सकता है, बिल्कुल मूव हो सकता है। पुश द बॉल अगेंस्ट द विल द स्टिल मूविंग, पुश द बॉल अगेन, फिर उसको मारते रहिए। चेंज हो रहा है स्पीड, बिल्कुल चेंज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ेगा। बताइए भाई, बॉल चल रही और उसको लाते लात मार रहे हैं आप, हाथ से हाथ मार रहे हैं, तो क्या होगा, आगे बढ़ेगी। नेक्स्ट प्लेस योर पाम इन फ्रंट ऑफ मूविंग बॉल। तो मूव योर पाम एज सुन एज द मूविंग बॉल टचेज इट। डज योर पाम अप्लाई टू फोर्स बॉल। तो क्या अगर कोई बॉल आ रही है, इस पर आप हाथ लगा रहे हैं, तो क्या होगा, ये बॉल की स्पीड स्लो होगी कि नहीं, बिल्कुल स्लो होगी, बल्कि ये इस पर फोर्स लगा देगा तो भाई हाथ पे चोट भी थोड़ा लग जाएगी, लेकिन फिर भी बॉल स्लो हो जाएगी। तो इसी चीज़ को हम लोगों ने इस पर बात कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ भी समझते हैं कि आई हैव सीन चिल्ड्रेन कंपेटिंग विद वन अनदर मूविंग बाई रबर टायर। रबर टायर कभी आपने चलाया होगा,
रिंग विद पुशिंग इट, आई नाउ अंडरस्टैंड व्हाई द स्पीड ऑफ टायर इंक्रीजेज व्हेन एवर इट पुश। भाई चल रहा है फिर मारते जा रहे हैं मारते जा रहे हैं तो इसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी कोई मूविंग बॉडी है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ सब इसी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने समझना है। इसी को एक्टिविटी 11.3 कहते हैं कि कोई बॉडी अगर चल रही होती है, ओके, ये रबर बॉल है यहाँ पर ये रखी हुई है, यहाँ पर आप लोगों ने आपने इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाया, जैसे से मारा टक से, इसको थोड़ा सा फोर्स लगाया, फिर ये बॉल यहाँ पर आ गई, हाइपोथेटिकल। अब थोड़ा सा और फोर्स लगाया तो ये बॉल यहाँ पर आ गई। तो क्या आप इसके लिए आपने क्या देखा, स्पीड बढ़ी ना, बिल्कुल बढ़ी। टायर जैसे टायर चलता रहता है उसको मारते रहते हैं, डंडे लेकर के बच्चे मारते रहते हैं, उसकी स्पीड क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इसकी स्पीड बढ़ गई। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या लगा दिया बेटा, हाथ, ओके। तो जब इस पर अपना हाथ यहाँ पर लगा देंगे तो आप क्या देखेंगे, क्या आपके हाथ लगाने से ये बॉल की स्पीड क्या हो गई, स्लो हो गई, बिल्कुल स्लो। आइए हम लोग एक्टिविटी 11.4 को अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। इस एक्टिविटी को आप लोग पेज नंबर 132 पर आप लोग एनसीईआरटी को ओपन करिए और इसी को थोड़ा सा समझते हैं और अच्छे से इसी बात को देखते हैं। तो देखिए सभी लोग, जिसके पास बुक ना हो वो भी सीरियस होकर इसको देख ले तो समझ में आ जाएगा। टेक अ बॉल एंड प्लेस इन अ लेवल रोड, जैसे अभी आपने 11.3 आपने देखा था। मेक द बॉल मूव द गिविंग द एट द वन पुश। नाउ प्लेस द रूलर इन द पाथ, उसे रूलर रख दीजिए यहाँ पर। जैसे कि यहाँ आप देखिए, यहाँ से इसको मोशन किया और यहाँ रूलर रखा, तो क्या सेम डायरेक्शन मोशन हो रहा है, नहीं। Continue the move in the same direction after strike the ruler. To repeat this activity, try to obstruct the motion of the place of ruler in such a way that makes different angle and your observation about the direction of motion of ball strike to the ruler. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया बॉल सेट इन मोशन बाय पुशिंग along a level surface। मैं मतलब यहाँ पर पुश कर रहे हैं तब की बात बता रहा है कि यहाँ आपने पुश किया तो बॉल आगे गई, और आगे जाने के बाद अगर हम रूलर रख देते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉल आफ्टर द स्ट्राइक द रूलर प्लेस्ड एट इन इट्स पाथ। भी कोई जैसा समझ लीजिए, यहाँ पर अभी यहाँ से कोई बॉल आप क्या कर रहे हैं, ये बॉल है, इस बॉल को आप यहाँ से इस बॉल को स्ट्राइक कर रहे हैं। स्ट्राइक करने के बाद यहाँ पर ये आकर टकराता है, टकराने के बाद अगर यहाँ पर इसको ऐसे आपने लगाया, इसको थोड़ा सा एंगल ऐसे चेंज कर दिया, यहाँ से इस पर कुछ एंगल है, तो ये टकरा करके जो है दूसरे डायरेक्शन में बॉल क्या होगी, चली जाएगी। दूसरे डायरेक्शन में ये बॉल क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ये इसके जाने का डायरेक्शन है, ये इसके आने का डायरेक्शन होता है, उसी सेम डायरेक्शन। मैंने बताया कि बॉलर की जो डायरेक्शन होती है बॉल फेंकने की, वो अपोजिट डायरेक्शन में होती है, और बैट्समैन जो है दूसरी डायरेक्शन में उसको चेंज कर देता है। करता क्या है, ऐसे बैट को ऐसे भी लगाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो फोर्स बेटा स्टेट ऑफ मोशन को, इसकी स्पीड को भी यहाँ से अगर चाहें टक से इसको मारें, इसकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी और इसके डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वो इस एक्टिविटी में आपने समझा। देखिए होता क्या है, स्केल है, क्या है, स्केल है। आपने इससे पहले की चारों एक्टिविटी आप लोगों ने देख लिया होगा, और अगर नहीं देखे हों तो उसको जाकर के पहले देखिए, उसके बाद आइए 11.5 पर। और इस एक्टिविटी के माध्यम से हम लोगों ने बात करने वाले हैं कि फोर्स क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। शेप ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या चेंज कर सकता है, इसको आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगर आप जैसे होता है रोटी बनाते होंगे या घर में मम्मी रोटी बनाती होंगी, तो क्या होगा, तो आप देखते हैं कि अगर रोटी आप बना रहे होते हैं तो पहले आटा को गूंथते हैं तो क्या होता है, शेप देखिए, आटे का शेप ऐसे वैसे मोड़ माड़ के जो होता नहीं, उसके शेप को क्या कर सकते हैं, चेंज करते रहते हैं, बार बार मोड़ते मोड़ते फिर एक नया शेप उसका दे देते हैं। तो फोर्स ही तो लगाते हैं। अब छोटा बच्चा आटे को नहीं गूंथ सकता, वो जो 1-2 साल का है वो आटे को गूंथ सकता है क्या, नहीं गूंथ सकता। क्यों नहीं गूंथ सकता बेटा, क्योंकि उसके पास उतना फोर्स नहीं है। मम्मी हैं, हम हैं, आप लोग आटा को गूंथ सकते हैं, शेप चेंज हो जाता है। तो फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या है, शेप ऑफ ऑब्जेक्ट को चेंज कर सकता है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे कि फोर्स, देखिए होता कि जब आप साइकिल पे बैठते हैं, साइकिल का स्प्रिंग नीचे देखिए गोल गोल सा लगा रहता है, वो दब जाता है जब आप साइकिल पे बैठते हैं, और जब खड़े होते हैं स्प्रिंग उठ जाते हैं। गद्दी जो जिससे बैठते हैं नीचे उसकी स्प्रिंग लगी होती है, तो वो भी शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आइए इस एक्टिविटी को बुक से थोड़ा समझ करके उसके बाद आपको और एक्सप्लेन करते हैं। तो सभी लोग बुक को ओपन करिए, पेज नंबर 133। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 133। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर जो
द लम्प ऑफ डो ऑन द प्लेट, प्लेट में जो डो है यानी आटे हैं, इसमें आपने क्या लगाया, पुश किया तो इसके उसको चेंज हो गया, इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ पर साइकिल है, साइकिल बैठे हैं तो इसके नीचे जो देखिए वो लगा हुआ है स्प्रिंग, स्प्रिंग देखिए इसका शेप चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक जो है रबर बैंड है, उसको हुक से लटका के खींचेंगे तो इसका शेप, रबर बैंड का शेप क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दो बॉडी रखने के बाद यहाँ पर मेटल की स्केल है, इसके ऊपर कोई ईंट वगैरह रखिए या कोई भी ब्रिक वगैरह रखिए या कोई पत्थर रख सकते हैं तो इसका शेप भी देखिए बेंड हो गई, इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये शेप को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो थोड़ी सी चीज़ें आपको इसमें समझानी थी। फोर्स का मेन मतलब ख़त्म होता है, उसके बाद हम लोग कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में समझेंगे। यहाँ पर फोर्स को आप समझ सकते हैं, शेप चेंज कर सकता है, मे मेक द ऑब्जेक्ट मूव, रेस्ट कर सकता है, और स्पीड को चेंज कर सकता है, मे चेंज द डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, और ब्रिंग द शेप को चेंज कर सकता है। ऑल सभी इफेक्ट जो है फोर्स कर सकता है, वो हमने पहले भी बता दिया है कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। तो फोर्स बेटा शेप को चेंज कर सकता है। यहाँ देखिए एक छोटी सी रुमाल है जिससे हम लोग इसको पोंछते हैं, इसका शेप देखिए ऐसे हम लोग करेंगे तो इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ से बहुत ऐसी चीज़ है जिसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका वाइटनर है, वाइटनर के शेप को भी हम चाहें तो थोड़ा सा चेंज कर, देखिए हमने मोड़ दिया, इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। चेंज हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका शेप क्या हो गया, चेंज हो गया। तो सभी लोग इस बात को समझिए अच्छे से कि फोर्स जो है शेप को चेंज कर सकता है। इसी तरह से आटा गूंथना हो गया, या साइकिल पर हम जब बैठते हैं तो उसके जो स्प्रिंग होते हैं उसका शेप चेंज हो जाता है, रबर बैंड को अगर खींचते हैं तो उसका शेप क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि फोर्स हम लगा रहे हैं। अगर हम फोर्स नहीं लगाते हैं तो शेप चेंज नहीं होता है। तो शेप चेंज करने के लिए भी फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि आप ये बात को अच्छे से समझिए कि फोर्स जो है चेंज कर सकता है, शेप, साइज, डायरेक्शन, स्पीड, स्पीड को स्लो, स्पीड को फास्ट। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेज नंबर 134 पर है जो कि कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स के बारे में बताया गया है। कि आप जानते हैं कांटेक्ट मतलब टच करना, जैसे कि मान लीजिए ये है और ये ऑब्जेक्ट है, इनके बीच आप टच करा रहे हैं, टच कराने इसको इधर पुश करा, इसको इधर पुश करा, ये फोर्स कैसा है, कांटेक्ट फोर्स है। मतलब टच करने पर जो फोर्स लगता है वो कांटेक्ट फोर्स होता है। जैसे कि होता है एक बैल है, एक बैल है बेटा, ऑक्स आप जानते हैं, बैल है, उसके साथ पीछे गाड़ी लगी हुई है जो कि बैलगाड़ी जिसे बोलते हैं। तो बैल जो है उसके साथ जो रस्सी लगी होती है वो गाड़ी से बंधी रहती है, तो बैल जो है गाड़ी को खींचता है, तो कांटेक्ट फोर्स है। हम लोग ऐसे इसको मारते हैं, इसको कांटेक्ट कर रहे हैं तो फोर्स लगा रहे हैं। तो कांटेक्ट फोर्स जो आपका ये मसल फोर्स लगता है ना, मस्कुलर फोर्स, जब हम किसी उसको जो है बाइक है, किसी भी कार है, उसको ठेलते हैं, उस पर पुश करते हैं तो ये कांटेक्ट फोर्स काम करता है। तो कांटेक्ट फोर्स ये हो गया मस्कुलर फोर्स। कांटेक्ट फोर्स मतलब होता है व्हेन फोर्स अकर्स बिटवीन द टू बॉडी दैट आर एक्चुअली आर इन कांटेक्ट इज नोन एज कांटेक्ट फोर्स। मतलब जो एक्चुअली उस पर कांटेक्ट में रहेंगी उसी को कहते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स आप समझ गए होंगे। कांटेक्ट फोर्स दो तरह का है, यहाँ पर आपके सिलेबस में है, उसी दोनों को हम बता रहे हैं। मस्कुलर फोर्स है और एक फ्रिक्शनल फोर्स है। चलिए फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में भी एक चैप्टर भी आपका फ्रिक्शन है जो अगला चैप्टर है, इसके बाद हम लोग उसको पढ़ेंगे। लेकिन अभी थोड़ा समझ लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है। जब कभी भी साइकिल चलाते हैं, पैडल मारते हैं, धीरे धीरे पैडल मार छोड़ दीजिए, तो क्या साइकिल हमेशा चलती ही रहती है, क्या नहीं चलती है? कुछ समय बाद वो साइकिल क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो क्यों रुक जाती है, इस बात को आपको समझना चाहिए। क्यों साइकिल रुक जाती है, आखिर साइकिल रुकती क्यों है? क्योंकि रोड और साइकिल का जो पहिया है उसके बीच फ्रिक्शन फोर्स काम करता है, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोजिट होता है। अगर आप ऊपर उड़ रहे होते हैं फ्रिक्शन नीचे लगता है, अगर नीचे आ रहे होते हैं फ्रिक्शन ऊपर लगता है, लेफ्ट जाते हैं तो फ्रिक्शन राइट लगता है, राइट जाते हैं तो हमेशा लेफ्ट लगता है। फ्रिक्शन हमेशा जो है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन में लगता है। तो हर जगह फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन लगता है और वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। जैसे होता है कि हम क्यों जो है पाउडर छिड़कते हैं, आप जानते हैं ना कि हम क्यों पाउडर छिड़कते हैं जो कैरम बोर्ड होता है, क्योंकि उसके अंदर फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। तो हमारी जो गोटी होती है अच्छे से चलती नहीं है, जिसके कारण जो है वो उस पर पाउडर छिड़कते हैं तो उसके अंदर जो इरेगुलरिटी होती है, रफनेस होती है, वो फिल हो जाती है, स्मूथ हो जाता है, और जो हमारा गिट्टी होती है आराम से चलती है। ठीक है,
तो इस तरह से आपको समझना है कि स्ट्राइकर को फिसलाने के लिए ही हम लोग पाउडर का स्प्रिंकल्स करते हैं। तो जो कांटेक्ट फोर्स होता है, तो फ्रिक्शन भी बेटा कांटेक्ट ही होता है। साइकिल का पहिया रोड के बीच, कार का पहिया रोड के बीच, या दो बॉडी को ऐसे रगड़ते हैं, देखिए ऐसे ऐसे खूब तेज रगड़ते हैं, तो इसमें भी क्या लग रहा है, फ्रिक्शन कारण जो है ये हीट पैदा हो रही है, देखिए गर्मी हो रही है। अरे ठंडी में, अरे यार चल नहीं रहा, बहुत ठंडी पड़ रही है, तो ठंडी में क्या है, इसको रब करते हैं। रब करने के बाद इसमें हाथ में क्या आती है, गर्मी। तो फ्रिक्शन बेटा क्या क्या कर सकता है, ये भी चीज़ आपको समझना चाहिए। तो फ्रिक्शन एक तरह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं है, बल्कि क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है। ध्यान दीजिएगा, मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों ऐसे फोर्स हैं जो एक्चुअल कॉन्टैक्ट के बीच काम करते हैं, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स के नाम से और मस्कुलर फोर्स के नाम को दैट कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से जानते हैं। थोड़ा इस चीज़ को आप समझिए। ये देखिए जो आपका बैलगाड़ी है, बैल देखिए, बैल के पे यह रस्सी बंधी हुई है ना, तो इसको खींच रहा है, तो मस्कुलर फोर्स यहाँ पर यूज़ हो रहा है। एकदम एक्चुअली कॉन्टैक्ट के रूप में जो है, कॉन्टैक्ट सरफेस जैसे होता है, फ्रिक्शन फोर्स था और मस्कुलर फोर्स जो कॉन्टैक्ट फोर्स था, वो आप कंप्लीट कर चुके हैं। नहीं देखे हों तो उसको देख करके फिर आइए हम लोग बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में, जो कि एक्टिविटी 11.6 पहली एक्टिविटी जो कि मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया जा रहा है। ऐसा फोर्स जो कि सरफेस के बीच एक्चुअली कॉन्टैक्ट पे नहीं लगता है, उसको क्या कहते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जो कॉन्टैक्ट नहीं कराना है, फिर भी दूर से ही फोर्स लगाता। आइए देखिए, हमारे पास ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के सहारे से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को समझाते हैं। देख रहे हैं आप, एकदम अच्छे से देखिए, यहाँ पर एक मैग्नेट हमने लटका दिया है और उस पर फोर्स को हम लोग लगा रहे हैं। किस तरह से फोर्स देखिए काम कर रहा है। देखिए यहाँ पर साउथ पोल ला रहे हैं, देखिए ये भाग रहा है ना, टच करा रहे हैं क्या, हम नहीं करा रहे हैं, फिर भी ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये हिलने लगा ना, यहाँ देखिए ऐसे, ये देखिए ये बहुत तेज भाग रहा है ये। अब देखिए हमने टच नहीं कराया, फिर भी ये क्या हो रहा है, मोशन कर रहा है, देखिए ऐसे ऐसे। तो ये क्यों हो रहा है, आप जानते हैं कि ये जो है एक मैग्नेटिक फोर्स है। क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए यहाँ का हम जो है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका साउथ पोल है ना, ये देखिए कौन सा पोल है, साउथ पोल है, नॉर्थ। हम साउथ पोल को लेके जाते हैं, इसके यहाँ देखिए, यहाँ पर ये क्या, कौन सा पोल है, यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ये साउथ पोल है, इधर साउथ पोल। अगर इसको पास ले जाएंगे तो भागेगा, नॉर्थ पोल रहे तब ये आएगा पास में। देखिए ये देखिए बहुत तेज़ी से आ रहा है, ये देखिए इसका मोशन हो रहा है, लेकिन टच नहीं करा रहे हैं हम लोग। वो टच करना चाह रहा अलग बात है, लेकिन हम टच नहीं करा रहे हैं। तो ये कैसा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है। तो क्या टच, जब तक टच नहीं करा रहे हैं बेटा, तब तक ये फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगा। तो और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का मतलब होता है कि दो पोल के बीच में जो फोर्स लगता है वो एक मैग्नेटिक फोर्स होगा। नॉर्थ पोल के बीच रिपेल करते हैं, नॉर्थ साउथ पोल क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अपोजिट जो पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं और सेम पोल रिपेल करते हैं। तो आपने देखा कि आखिर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जो कि एक मैग्नेटिक फोर्स होता है, वो क्या होता है। तो कितने फोर्स ऐसे हैं जो नॉन कॉन्टैक्ट हैं बेटा आपके सिलेबस में, मैग्नेटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है। और मैग्नेटिक फोर्स को आपको हमने दिखा दिया। आइए थोड़ा सा हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स आप लोगों ने देख लिया, तीन तरह के फोर्स ऐसे हैं जो कि जो है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये होता है कि जैसे बिल्ली की खाल पर एबोनाइट को रॉड अगर रब करते हैं, तो एबोनाइट को रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिसके बिल्ली की खाल पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जिससे एबोनाइट की रॉड जो है छोटे छोटे टुकड़े से जो होते हैं, जो नॉन चार्ज हैं, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। वो भी एक तरह का फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जो कि एक तरह से नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर माइनस चार्ज साथ में लाएंगे तो यहाँ के बीच में होगा रिपल्सन। क्या होगा, रिपल्सन। और अगर प्लस चार्ज होगा तब भी इसके बीच कौन सा होगा, रिपल्सन। लेकिन अगर मान लीजिए एक प्लस माइनस है और एक प्लस है, इनके बीच अगर चार्ज होगा तो ये कैसा चार्ज होगा, अट्रैक्शन। ध्यान दीजिएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच जो होता है वो चार्ज के बीच का फोर्स होता है बेटा। चार्ज के बीच से होता है ना, ऐसे काम को इसमें रगड़िए, छोटे छोटे टुकड़े को, ये सब कर चुके होंगे आप लोग। काम से जो रगड़ करके छोटे छोटे कागज टुकड़े को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर चुके होंगे। वही चीज़ क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कैसा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द फोर्स बिटवीन द चार्जेस पार्टिकल्स ऑफ एनी एटम्स इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काफ़ी पावरफुल फोर्स होता है। तो ये आप समझ गए होंगे, ये भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कैसा फोर्स होता है, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है। समझ में आया? तो इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आप जानते हैं, हमारी अर्थ जो है 30 किलोमीटर पर सेकेंड, एक सेकेंड में हमारी अर्थ
30 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से वेस्ट टू ईस्ट घूमती रहती है, जिसके कारण इसके अंदर एक स्पेशल पावर आ जाती है जिसको कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की पावर आ जाती है जिसके कारण हर किसी चीज़ को आप कूदोगे, छत से कूदोगे, ऐसा नहीं ऊपर उड़ जाओगे बेटा, नीचे ही आओगे, हाथ पैर टूट जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है ऊपर से नीचे पृथ्वी हर किसी चीज़ को खींचती है। उसी हर किसी चीज़ को अट्रैक्शन को ही हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और जिस फोर्स से फोर्स खींचती है उसको कहते हैं यूनिवर्सल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं जिससे उसको खींचती है। और जिस एक्सीलरेशन से खींचती है उसको कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान दीजिएगा, स्मॉल जी जिसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो ग्रेविटी जो अर्थ के द्वारा फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ टू एनी ऑल द बॉडीज दैट आर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ और ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो सरफेस ऑफ अर्थ पर हूँ या उससे ऊपर हूँ, उस पर जो फोर्स लगाता है उसी को कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। वो भी एक तरह से टच करने की ज़रूरत नहीं है, आप टच नहीं है तब भी फोर्स लगाएगा, टच है तो लगाएगा। लेकिन टच नहीं है जब तक, तब तक का जो फोर्स है हमारा वही होता है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप लोगों ने देखा मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स विच फोर्स एक्ट्स विदाउट एनी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। बिना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के फोर्स जो लगता है उसे हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं। तो आप इस एक्टिविटी 11.6 को समझ गए होंगे और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स को भी अच्छे से देख लिए होंगे। आइए हम लोग अगली एक्टिविटी को समझते हैं। यहाँ पे देखिए जो अभी अपने एक्टिविटी देखा इसमें थोड़ा सा इसमें भी पढ़ लीजिए जो आप इसमें दिया गया है। मैग्नेटिक फोर्स में क्या था कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ दिया गया टेक पेयर ऑफ बार मैग्नेट, 2 बार मैग्नेट लीजिए, प्लेस करिए लॉन्गर साइड ऑफ द मैग्नेट ओवर द 3 राउंडेड पेंसिल पर, इस पर रखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर आप अपोजिट पोल लाएंगे तो पेंसिल इसकी तरफ झुकने हुई आएगी, अगर सेम पोल लाएंगे दूर भागती हुई दिखेगी। तो बिना टच कराए जो पास आ रही है और दूर जा रही है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फोर्स। और सभी लोग इस बात को समझ गए होंगे कि मैग्नेटिक फोर्स एक तरह से कैसा फोर्स होता है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। आइए हम लोग एक्टिविटी 11.7 को समझते हैं। जैसा कि आपने एक्टिविटी 11.7 तक जो कि मैग्नेटिक फोर्स था उसको आपने पढ़ लिया था, उसमें हमने थोड़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताया था। लेकिन अब इस एक्टिविटी में पूरी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आखिर होता क्या है उसको आप पढ़ेंगे। वहाँ पर हमने बात किया था कि पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच रिपल्सन फोर्स लगता है, नेगेटिव नेगेटिव के बीच रिपल्सन फोर्स लगता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर अपोजिट चार्ज है उसमें बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो आइए इसको समझते हैं अच्छे से, ध्यान दीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए इसमें कि टेक अ प्लास्टिक स्ट्रा लीजिए और नियरली 2 इक्वल पीसेस, लगभग इक्वल पीसेस होना चाहिए। जैसे इस तरह से 2 पीस हैं, दोनों पीस इक्वल हैं। यहाँ पर सस्पेंड वन ऑफ द पीस ऑन एज ऑफ द टेबल विद द हेल्प ऑफ थ्रेड से एक पीस को लटका दीजिए, दूसरे को अपने हाथ में रखे रहिए। ओके, उसके बाद उसके बाद क्या करिए? रब इट फ्री एंड ऑफ द शीट ऑफ पेपर से इसको रब करिए दोनों को। ठीक है, जब आप रब करेंगे तो क्या होगा इसको ध्यान समझिएगा। मेक श्योर दैट 2 पीसेस डू नॉट टच, एक दूसरे को टच ना करें। तो आप रबर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड पीस ऑफ स्ट्रा विद द शीट ऑफ पेपर, अगेन ब्रिंग द पीस ऑफ स्ट्रा विद रब्ड अर्लियर विद द पेपर नियर द फ्री एंड ऑफ द सस्पेंडेड स्ट्रा, व्हाट विल यू ऑब्जर्व। देखिए होता क्या है, जब केवल इसको रगड़ेंगे, इसको रब नहीं करेंगे तो ये इसकी तरफ खींचेगा। ये लड़का जिधर हाथ की तरफ कर रहा है बेटा उधर ये खींच जाएगा। लेकिन अगर दोनों को रब कर देंगे तो क्या होगा? तो दोनों पर सेम चार्ज आ जाएंगे। जब दोनों पर सेम चार्ज आ जाएंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर हटेंगे। यही चीज़ इसमें समझाना है कि इसी फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ध्यान दीजिए, जब 2 प्लास्टिक के स्ट्रा को जो हम लोग पेपर से रब करेंगे, एक को मान लीजिए आपने इसे रिजिड सपोर्ट से बांध करके इसको आपने यहाँ पर हाथ में ले करके उससे आप टच करा रहे हैं। अगर इसको रगड़े हुए हैं, ध्यान दीजिए, इसको आपने रब किया हुआ है, इस प्लास्टिक को रब अगर किए हुए हैं तो इसको अट्रैक्ट करेगा। लेकिन क्या होगा अगर दोनों को हम रब कर दें, जो आप लटका दिए हैं इसको भी रब कर दें, इस पे को रब कर, दोनों को रब करने पर दोनों पर सेम चार्ज, मान लीजिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और दोनों पॉजिटिव चार्ज आने के बाद रिपेल करेगा। लेकिन केवल एक को अगर रब करेंगे तो चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करती है अनचार्ज बॉडी। ध्यान दीजिएगा, चार्ज बॉडी अट्रैक्ट करती है अनचार्ज बॉडी, लेकिन बोथों अगर दोनों चार्ज बॉडी हो जाएंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, आपके पास भी 1 लाख है, दूसरे के पास भी 1 लाख है, दोनों के पास 1-1 लाख रुपया है ना, दोनों जलन करेंगे, अरे यार बेवकूफ़, अरे उसके पास सेम कैसे हो सकता है, मतलब एक जलन होगी, रिपल्सन होगा।
लेकिन अगर एक गरीब है एक अमीर है तो उसके बीच रिपल्सन ज़्यादा नहीं होता है, बल्कि कहेंगे अरे ठीक है दान है थोड़ा सा दे ही तो वही हाल होता है अट्रैक्शन और रिपल्सन के बारे में। इस तरह से आप लोगों ने समझा होगा कांटेक्ट फोर्स क्या होता है और नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होते हैं। बेटा आपने को थोड़ा सा रिवाइज करा दें 1 से 2 मिनट में कि कांटेक्ट फोर्स ऐसे फोर्स को कहते हैं जिसमें बॉडी एक दूसरे के एक्चुअली कांटेक्ट में होती है, तो कांटेक्ट फोर्स होता है, जिससे कि मस्कुलर फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स। और जो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है जो आपके सिलेबस में होता है कि दोनों जो बॉडी होंगी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगी, वो नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी अर्थ किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगाती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। दो बॉडी पृथ्वी सरफेस पर हैं वो भी आपस में जो फोर्स लगाती हैं वो भी बिना टच किए जो फोर्स लगाएंगी वो भी एक तरह ग्रेविटेशनल फोर्स ही होता है। तो आप समझ गए होंगे फोर्स का पूरा कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिया। फोर्स होता क्या है कि फोर्स पुश और पुल होता है, फोर्स चेंज कर सकता है शेप, साइज, डायरेक्शन, स्पीड स्लो कर सकता है, स्पीड फास्ट कर सकता है। सारी चीज़ें करने के बाद आप लोगों ने कांटेक्ट फोर्स किया और नॉन कांटेक्ट फोर्स किया। अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर क्या होता है और उसको समझते हैं अगली एक्टिविटी। हेलो स्टूडेंट्स, आपने फोर्स के सभी चीज़ को अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेशर क्या है। तो फोर्स और प्रेशर चैप्टर का भी नाम है बेटा, तो फोर्स आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया। अब हम लोग बात करते हैं प्रेशर क्या है। तो प्रेशर के लिए समझने के लिए सबसे बढ़िया देखिए ये हमारे पास पेन है। अच्छा आपको जो है ये पेन के माध्यम से हम इधर से ज़्यादा लगाएंगे, अरे मतलब देखिए यहाँ पर फोर्स लगेगा, ज़्यादा फोर्स लगेगा। इधर से अगर हम लोग जो पिन है पिन एंड से अगर लगाएंगे तो दर्द हो रहा है, लेकिन इधर से अगर हम लोग करेंगे, इधर पिन नहीं है इधर से करेंगे तो ज़्यादा फोर्स काम नहीं करता है। तो मतलब इसका देख रहे हैं ना, इसकी चौड़ाई क्या है ज़्यादा है, इसकी चौड़ाई क्या है कम है। तो जिसकी मतलब एरिया इसका कम है तो प्रेशर क्या लगेगा, ज़्यादा लग रहा है। ध्यान दीजिएगा, इसी चीज़ को हम लोग समझने के लिए अब हम लोग बात करते हैं कि प्रेशर क्या है। तो आइए समझते हैं और प्रेशर को समझाते हैं कि जो प्रेशर होता है इसका फार्मूला है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ये होता है। यानी अगर एरिया ज़्यादा है, देखिए यहाँ ध्यान से क्या है, फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा होता है। इससे समझिएगा कि प्रेशर जो है प्रेशर प्रोपोर्शनल होता है। किसके प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स के। लेकिन प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। मतलब ध्यान से समझिएगा, एरिया अगर बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, यही चीज़ समझना। ये इससे इधर प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इधर लगेंगे प्रेशर कम लगेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जिधर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम, उल्टा होता है। देखिए ना प्रेशर एरिया क्या है, नीचे फार्मूला है, ये प्रेशर का फार्मूला है। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ध्यान दीजिएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम लोग किस नाम से जानते हैं, प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया यानी फोर्स पर यूनिट एरिया के नाम से जानते हैं प्रेशर को। अब जैसे बैग होता है ना, बैग की जो स्ट्रिप होती है वो क्या होती है, थोड़ा बड़ी मोटी बनाई जाती है, चौड़ी बनाई जाती है। क्यों चौड़ी बनाई, ताकि आपके अंदर जब बैग आप लाद लेते हो उसके अंदर जो कॉपी किताब अच्छे से भर लेते हो बेटा, अगर पतली रहेगी ना तो आपका यहाँ दर्द करेगा, पूरी तरह से धंसने लगेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा दर्द करेगा। पतली स्ट्रिप होगी तो यहाँ पीठ पर बहुत दर्द होगा, इसलिए मोटी स्ट्रिप बनाई जाती है ताकि दर्द क्या हो, कम हो या प्रेशर पर कम अप्लाई करे। तो ध्यान दीजिएगा, प्रेशर जो होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। अब देखिए ध्यान से, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन जो एरिया होता है, तो भाई इसकी यूनिट भी तो होगी। और प्रेशर फोर्स ज़्यादा लगाएंगे बेटा तो प्रेशर तो बढ़ ही जाएगा। भाई बैग में कम किताब ला देते हो तो ठीक है, ज़्यादा ला लोगे दिक्कत नहीं, अरे यार उठ नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। लेकिन एरिया अगर बढ़ाएंगे बेटा प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए जो है आपको ध्यान दीजिए, बहुत ऐसी जगह जहाँ एरिया बढ़ाया जाता है और वहाँ पर आप बिल्कुल समझ सकते हैं, नाव है, नाव में भी एरिया नीचे बढ़ा दिया जाता है, ज़्यादा लोग उस पर लद करके जा सकते हैं। और एरिया बढ़ाने के लिए जहाँ तक होता है प्रेशर कम लगने का मतलब, जैसे जब कहीं नाव के साथ साथ जैसे टायर जो ट्यूब होता है, ट्यूब से लोग तैरते हैं ना, नदी में हो गया, तालाब में हो गया, उसके लिए भी एरिया बढ़ाने के लिए उसमें हवा भर देते हैं। ये सारी चीज़ें जो है हवा भरने के लिए यानी एरिया बढ़ाने की ही पर्पज़ होती है। लाश क्यों तैरती है पानी में, जानते हैं ना, लाश जो है पानी में इसलिए तैरती है क्योंकि उसका जो एरिया होता है फूल जाता है बेटा, सड़ जाता है, तो फूल जाता है, उसके अंदर पानी भर हवा भर जाती है, सॉरी हवा पानी सब भर जाता है, तो ये बड़ी हो जाती है, मोटी होती जो है लाश जो है पूरा तरह से एरिया उसका बढ़ जाता है। एरिया बढ़ जाएगा तो जो उसका ऊपर से जो प्रेशर लगता है वो कम लगेगा, मतलब उसके ऊपर जो है उसका प्रेशर का अप्लाई नहीं हो पाएगा, एरिया उसको संभाल लेगा। ठीक है,
तो इसलिए पानी में तैरती है। और जब एरिया ज़्यादा होती है ना, तो पानी उसके ऊपर जो बॉयंट फोर्स ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है वो भी बढ़ा देता है। तो बिल्कुल आप समझ गए होंगे कि क्या होता है प्रेशर। तो फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग कहते हैं प्रेशर। पर हम लोग बात करते हैं प्रेशर की यूनिट क्या होती है। यूनिट ऑफ प्रेशर में हमको समझने के लिए फोर्स की यूनिट क्या होती है यही ध्यान दीजिएगा। ये होती है यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स अपॉन होती है यूनिट ऑफ एरिया, यूनिट ऑफ एरिया। फोर्स की यूनिट होती है बेटा न्यूटन, और एरिया की यूनिट होती है मीटर की पावर 2। एरिया में लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना, लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया होता है, लेंथ की यूनिट मीटर, ब्रेथ की यूनिट मीटर, तो मीटर की पावर हो जाएगी 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को कहते हैं बेटा पास्कल। क्या कहते हैं? पास्कल। तो ध्यान दीजिएगा, तो जो प्रेशर की यूनिट होती है पास्कल होती है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। तो सभी लोग अच्छे से समझ लीजिए कि आखिर प्रेशर क्या होता है, और इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के चीज़ों को नोट कर सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? प्रेशर। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो कुली होता है, पोर्टर होता है, वो अपने ऊपर गमछा बांधता है ना। क्यों गमछा बांधता है आप बताइए, क्यों गमछा बांधता है? तो बेटा यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर जो कुली है, यहाँ पर इसने कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिए कि आई एम अंडरस्टैंड वाई पोर्टर प्लेस द राउंड पीस ऑन द क्लोथ। अपने सर पे जो नीचे है ना कुली देखिए रखा हुआ है ना, जो गमछा बांधता है। क्यों? क्योंकि सामान का वजन ज़्यादा है, एरिया बढ़ा लेता है, तो प्रेशर इसके ऊपर कम लगेगा और आराम से सामान को इजीली लेकर के चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो था किसके बारे में? प्रेशर के बारे में। एक्टिविटी नंबर अब हम लोग बात करते हैं 11.8, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड या गैसेस। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों ने इससे पहले 11.7 तक की एक्टिविटी सभी देख लिया होगा आपने। अब हम लोग बात करेंगे एक्टिविटी 11.8 की। तो लिक्विड भी एक्सर्ट करता है, लिक्विड या गैस भी एक्सर्ट करता है प्रेशर की नहीं करता? अरे बेटा बहुत करता है। कैसे पता आपको? जैसे कि अगर आप मान लीजिए 1 किलो पानी, 1 किलो पानी का बोतल उठाइए, 10 किलो पानी का बोतल उठाइए, तो किस में आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? जाहिर सी बात है, जो 10 किलो का होगा उसको उठाने में आपको जो है ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसका मतलब जिसमें पानी ज़्यादा होगा उसका प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा होगा। जिसमें पानी कम होगा उसका प्रेशर क्या होगा? कम होगा। इसी को हम लोग इस एक्टिविटी में अच्छे से समझ करके बेस्ट तरीके से, बेस्ट वे से इस एक्टिविटी 11.8 को समझते हैं और आपको बढ़िया से समझाते हैं कि क्या होगा। आप देखिए, थोड़ा सा पहले से समझा दें कि अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या होता है, एक दो सेम जो है नली है और इसमें पानी भरा हुआ, यहाँ पर बलून लगा दिया गया है, गुब्बारा लगा दिया गया है। दोनों में क्या हुआ? गुब्बारा लगा दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको टाइट किया ताकि गुब्बारा गिरने ना पाए। और क्या कर रहे हैं बेटा? ऊपर से हम पानी भर रहे हैं दोनों में, ऊपर वाले में इसमें भी पानी भर रहे हैं, इसमें मान लीजिए इतने लेवल तक पानी भर रहे हैं, इसमें पानी भर रहे हैं इतने लेवल तक, और दूसरे वाले में जो है, तो इसमें जब हमने पानी को क्या किया, पानी को जब इसमें इतना लेवल तक पानी भरा, तो ये गुब्बारा थोड़ा सा क्या होगा? फूल जाएगा। इसका शेप क्या हो जाएगा? थोड़ा सा फूल जाएगा इतना अगर। लेकिन अभी दूसरे वाले में क्या किया हमने? खूब यहाँ तक पानी भर दिया। ठीक है, इसका लेवल बढ़ा दिया, तो आप देखेंगे कि गुब्बारा का जो शेप होगा वो थोड़ा क्या होगा? ज़्यादा फूल जाएगा। इसका शेप क्या हो जाएगा? ज़्यादा फूल जाएगा। यानी इससे क्या मतलब समझ में आया? ध्यान दीजिए, बलून सेम है, आप जानते हैं इसमें जब आपका वाटर जो आप फिल कर रहे हैं इसका लेवल क्या है? कम है, तो कम इसमें कम प्रेशर अप्लाई करेगा। लेकिन इसमें लेवल क्या हो गया? वाटर का बढ़ गया, तो गुब्बारे की शेप क्या हो रहा है? आप देख रहे हैं चेंज हो जा रहा है। तो जो प्रेशर अप्लाई करता है, लिक्विड भी एक्सर्ट करता है प्रेशर। इससे क्या पता चलता है? लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर। इससे क्या पता चल रहा है? लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर। आप घर में बिल्कुल अच्छे से समझ सकते हैं लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर को खूब अच्छे से आप समझ सकते हैं। गुब्बारा लीजिए, उस पर लगाइए, उसमें पानी भरिए, बिल्कुल एक में कम फूलेगा और जिसमें पानी भर देंगे उसमें ज़्यादा उसमें फूल जाएगा। इससे पता ये चलता है कि जितना ज़्यादा पानी भरोगे उतना ज़्यादा प्रेशर काम करेगा। तो पेज नंबर 138 के आप थोड़ा सा ओपन कीजिए और हमारे साथ इसको थोड़ा सा बुक से माध्यम से, क्योंकि कुछ बच्चों के पास बुक नहीं होगी तो उसमें क्या लिखा है उसको समझ में आना चाहिए। टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब ऑफ अ प्लास्टिक पाइप, यानी लगभग 25 सेंटीमीटर लीजिए, जिसका डायमीटर मतलब इसकी थिकनेस जो है लगभग इतनी होनी चाहिए 5 से 7.5, कोई जरूरी नहीं, थोड़ा सा मोटा पतला भी आप ले सकते हैं। आल्सो टेक द पीस ऑफ थिन शीट ऑफ गुड क्वालिटी रबर लीजिए, वही एक गुब्बारा भी समझ सकते हैं।
से रबर बलून, यहाँ पर दिया गया स्ट्रेच कर दिए रबर बलून को टाइटली ओवर द, इसके ऊपर टाइटली इसको बांध दीजिए दोनों पर। और अब क्या कीजिए, अपने मित्र से कहिए उसमें पानी डाले। पोर सम मोर वाटर ऑब्जर्व अगेन, मतलब एक बार पहले थोड़ा पानी डालिए फिर इसके बाद पानी ज़्यादा डालिए, तो आप देखेंगे इसका शेप थोड़ा कम चेंज होगा, इसका जिसमें पानी ज़्यादा डाल रहे हो बेटा इसका शेप क्या होगा, ज़्यादा चेंज हो जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर डिपेंड अपॉन द हाइट ऑफ कॉलम। नीचे कितना प्रेशर लगेगा वो किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉलम में कितना पानी है। जितना ज़्यादा कॉलम में पानी होगा उतना ही ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। अब एक्टिविटी 11.8 आपने पढ़ लिया कि लिक्विड जो है प्रेशर एक्सर्ट करती है, लेकिन अब हम लोग बात किसमें करने वाले हैं, एक्टिविटी 11.9 के बारे में कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। जिस कंटेनर में पानी डालते हैं बेटा लिक्विड, उसमें क्या करती है, प्रेशर अप्लाई करती है। आइए इसको हम लोग समझते हैं। बिल्कुल करेगी भाई, जाहिर सी बात। प्रेशर देखिए होता क्या है, अब कोई पॉलीथीन या कागज़ टुकड़ा लीजिए, उसमें आप पानी डालिए, धीरे धीरे कागज़ का टुकड़ा नीचे से फट नहीं जाएगा। क्यों फट जा रहा भाई, प्रेशर नहीं लगा रहता तो क्यों फटता, तो यानी वाटर उस पर प्रेशर लगा रहा होता है। आइए इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। टेक अ प्लास्टिक बॉटल, यू कैन टेक अ डिस्कार्डेड बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल ले सकते हैं। फिक्स ए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब फ्यू सेंटीमीटर नियर द बॉटम एट द, यहाँ पर देखिए सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब लेकर के यहाँ पे लगा सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर जो है लीक कहीं ना करे ऐसा इंसर्ट करिएगा। मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट लीक। सील द मोल्टन वैक्स, मतलब उसको अच्छे से वैक्स वगैरह लगा दीजिए ताकि एकदम जाम हो जाए। कवर माउथ ग्लास ट्यूब विद अ थिन रबर सीट, जैसे बलून ले सकते हैं। नाउ फिल द बॉटल विथ हाफ विथ वाटर, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। तो यहाँ पर देखिए सीट फिक्स द ग्लास ट्यूब बल्ब दिस टाइम पोर सम मोर वाटर एट द, और यहाँ पर क्या हो, देखिए इसमें थोड़ा सा जैसे पानी डालेंगे थोड़ा बल्गिंग होगी, लेकिन अब थोड़ा सा और ज़्यादा डालेंगे ना तो इसमें और ज़्यादा बल्गिंग होगी। बल्गिंग ज़्यादा होने का मतलब ये हो गया कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। भाई कंटेनर पर लगा रहे तभी तो यहाँ से पानी इस पर लगा रहा है, तो बताइए इस पर पानी यहाँ पर लग रहा है तभी तो ये जो है फूलेगा। तो पॉइंट 10 पेज नंबर 139 सभी लोग ओपन कीजिए कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट सेम डेप्थ। लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट द सेम डेप्थ पर इक्वल प्रेशर अप्लाई करती है। आइए इसको हम एक्टिविटी करके भी आपको समझा देंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा ओरली समझ लीजिए। ओके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर 11.10 टेक द एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल आर अ सिलेंड्रिकल कंटेनर, यू कैन टेक यूज ऑफ थिन कैन एज यूज अ प्लास्टिक बॉटल, ड्रिल 4 होल ऑल अराउंड द नियर द बॉटम, मेक श्योर दैट होल जो होना चाहिए सेम हाइट पर होना चाहिए। यहाँ जो होल है ना ऊपर से सेम हाइट पर होना चाहिए, सेम हाइट पर इस पर होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। डू यू डिफरेंट स्ट्रीम ऑफ वाटर कमिंग आउट द होल फॉल द सम वाटर द बोतल। जब इसमें पानी भरते हैं तो क्या अलग अलग दूरी पर जा गिरती है कि यहाँ ज़मीन से जो बोतल का जो बेस है वहाँ सेम दूरी पर गिरेगी, तो आप बिल्कुल देखेंगे कि इसकी दूरी क्या होगी, सेम दूरी पर होगी। सेम दूरी पर होने का मतलब है लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, ये तो ठीक है। दूसरी बात ये है कि लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट इक्वल डेप्थ, ध्यान दीजिएगा। और इसके अंदर एक बड़ी सी जो है प्लेट ले लीजिए ताकि ये प्लेट के अंदर जो है पानी गिरे, ठीक है। नहीं तो इधर उधर घर में आप गिराएंगे तो घर वाले जो है आपको पिटाई भी कर सकते हैं। तो क्या करिए आप ध्यान दीजिए, एक जो है बॉटल लीजिए और इसके अंदर जो है 4 होल, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, 4 होल कर सकते हैं आप, 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। और क्या करते हैं, इसकी हाइट यहाँ से जो है सेम होनी चाहिए। और इसके अंदर जब आप पानी भरेंगे तो आप क्या देखेंगे, ध्यान समझिएगा। आप ये देखेंगे कि इसकी दूरी जितनी दूरी पर गिरेगी सभी की दूरी जो होगी ज़मीन से, यहाँ ये बोतल का जो बेस है यहाँ से सभी की जो डिस्टेंस होगी ना बेटा, ये डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी। ये डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। ये जो प्लेट है ये आपका बोतल है, ये बोतल है, ये बोतल के बाद इसमें जो पानी भरा हुआ है ये आपका वाटर है। ध्यान दीजिएगा, ये वाटर है। हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाटर है और ये प्लेट में जो पानी गिर रहा है वो सेम दूरी पर गिर रहा है। सेम दूरी पर गिरने का मतलब जो अंदर से जो वाटर का प्रेशर है वो सेम लग रहा है। अगर ये होल्स अलग अलग दूरी पर होंगे तो अलग अलग गिरेगा, लेकिन अगर सेम हाइट पर आप गिराएंगे तो उसकी दूरी क्या होगी, सेम दूरी पर गिरेगी। तो इस बात को अच्छे से आप समझ लीजिएगा कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इक्वल प्रेशर एट इक्वल डेप्थ लोगों ने किक कर रखा है। और इसमें होल आपको देखिए यहाँ पर एक है,
और यहाँ पर भी आपके 4 होल हैं और सेम दूरी पर है, यहाँ पर भी एक होल, तब आपको दिखेगा। अभी पानी यहाँ से निकलेगा तो आपको दिखेगा। बस आपको हमारा इस वीडियो को दिखाने का एकमात्र ये मतलब है कि सेम दूरी पर पानी गिरता है कि नहीं गिरता। अब देखिए हम इसके अंदर पानी को डाल रहे हैं, ठीक है, और डाल करके आपको दिखा रहे हैं कि लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट इक्वल डेप्थ। तो देखिए होता क्या जादू आपको देखने को मिलेगा, सेम दूरी पर कैसे गिरती है। देखिए हम लोगों ने पानी को इसके अंदर डाल दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं ना, दोनों तरफ दूरी क्या होगी, बराबर होगी। ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब यही होता है लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट इक्वल डेप्थ। सभी लोग ध्यान से देखिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा कि देख रहे होंगे दोनों तरफ दूरी क्या हो रही है, बराबर हो रही है, यानी इक्वल दूरी पर ये क्या हो रहा है, गिर रहा है, ठीक है। क्या पता चलता है कि लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट इक्वल डेप्थ। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस एक्टिविटी वेरी वेल। देखिए जैसे आप यहाँ पर हैं, एटमॉस्फेयर भी आपके ऊपर प्रेशर लगा रहा है। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है कि हमारे आसपास का जो रीजन है, एयर है, एयर भी हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है। ऐसा प्रेशर, द प्रेशर अप्लाइड बाय एयर अपॉन अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो एयर का प्रेशर हमारे ऊपर लगता है उसको क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप आइए इसको अच्छे से आपको बताते हैं कि क्या होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सभी लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि द एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज इन एटमॉस्फेयर, और द एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड अप टू मेनी किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हम ये सब चीज़ों को जानते हैं। यहाँ देखिए स्पंज लीजिए, स्पंज को अगर यहाँ पर ले करके आप इसको दबा दीजिए ना, तो जल्दी उठाएंगे तो उठ नहीं पाएगा, क्योंकि इसके अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, डेवलप हो जाता है। टेक अ गुड क्वालिटी रबर स्कर्स, it look like a small rubber cup, press it hard to smooth plain surface, does it stick to the surface। क्या चिपक, बिल्कुल चिपक जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लगता है और यहाँ के अंदर का एयर खत्म हो जाता है तो इसको दबा देता है। तो यही तरह से है कि रबर सकर प्रेस ऑन द सरफेस, और इसी हिसाब से आप इसको उठाना चाहेंगे तो आराम से नहीं उठेगा, जल्दी ये नहीं निकलेगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ आसपास का जो रीजन है, जो एयर है, वही एक होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर लगाता है। देखिए होता है कि लाश कभी कभी भारी लगती है, लाश कभी कभी भारी नहीं, लाश हमेशा भारी लगती है नॉर्मल, क्योंकि हमारे हार्ट का प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को न्यूट्रल बनाता रहता है। धक 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 करता है ना, 1 मिनट में 72 टाइम्स। तो ये बैलेंस करता है बाहर वाले प्रेशर को। जब हम मर जाते हैं ना तो हार्ट क्या है, बैलेंस नहीं कर पाता, इसलिए लाश जो होती है ज़्यादा वजन लगती है। कभी आप बेटा जानिए कोई मर जाता है तो वो ज़्यादा वजन लगता है नॉर्मल की अपेक्षा, क्योंकि ना जब जिंदा रहता है ना तो वो बैलेंस करता रहता है, उसका हार्ट उसको बैलेंस करता रहता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। लेकिन जब वो मर जाता है तो लाश जो है हमको भारी लगती है, ठीक है। तो मरने के बाद उसको उठाने में ज़्यादा 4 आदमी लगते हैं ना, 2 आदमी नहीं उठा लेते, कहते हैं 4 कंधे पे जाना है। 4 कंधे पे जाना क्यों है बेटा, क्योंकि हमारे अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जो मेंटेन, जो न्यूट्रल करने का काम जो हार्ट करता, तब तो हार्ट चलना बंद हो गया, हार्ट चलना बंद हो गया तो न्यूट्रल हो गया। तो आपको हमने चैप्टर्स जो फोर्स और प्रेशर था खूब अच्छे से आपको बताए हैं। पूरा चैप्टर्स आप लोगों ने अच्छे से देखा। मैं अवधेश प्रजापति आपको बस ये कहना चाहते हैं कि फिजिक्स की जितनी भी समस्या है आपको पूरी तरह से एक एक करके समस्या का समाधान आपको मिलेगा। वीडियो को अच्छे से देखिए, अपने जो फ्रेंड्स हैं उन तक पहुंचाइए कि हाँ वो भी अच्छे से वीडियो को देखें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो गांव में हैं जिनके पास पूरा व्यवस्था नहीं है, वो तो उन तक वीडियो आराम से सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, हाईली रिक्वेस्ट है, वहाँ तक पहुँचा दीजिए, वो लोग भी देखें और चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को एक नए मुकाम पर लाने की कोशिश करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी बच्चों को मेरा दिल से आभार।